Good morning, good afternoon, good evening to all of my students who joined with me. तो ये है आपका उत्सव फिजिक्स। तो हम पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का वेव एंड मैकेनिक्स। हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, जो कि बिना कोई देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज हमारा अगला टॉपिक, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था, जो कि पहला है लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन। कल कैमरा एक्चुअली हम लोग का गिर चुका था और मैंने ज़्यादा अभी लॉन्ग वीडियोज़ नहीं बनाया है, शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज़ ही हैं, क्योंकि अगर आपको बेटर लगेगा तो ही आप आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। अगर आपको बेटर नहीं लगेगा कि कैसे स्टडीज है कैसे स्टडीज नहीं है, तो आप आगे पढ़ना भी क्या होता है, कभी कभी हार्मफुल होता है। तो मैं इसलिए शॉर्ट वीडियोज़ बना रहा हूँ, क्योंकि आपको देखिए आपको कैसा लग रहा है अभी। और वैसे भी अभी इंट्रोडक्शन का क्लास चल रहा है, ज़्यादा आप भी लेंदी ना करेंगे, फर्स्ट ईयर क्लासेस है। आपकी पूरी सिलेबस की टेंशन मतलब चिंता मत करिए, आपको की पूरी सिलेबस कराई जाएगी यहाँ पर। तो चलिए बिना कोई देरी के हम स्टार्ट करते हैं आगे। आज हमको पढ़ना है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। कल का आप लोग अगर ये लेक्चर अगर समझना है तो कल आप लोग पिछले वीडियोज में जाके देखेंगे लेक्चर 2। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग का अगला टॉपिक, डे 3 है आज हम लोग का। यहाँ ध्यान देंगे, डे 3। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर लॉज ऑफ मोशन कैसे होगा, तो यहाँ देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। क्या है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, समझ में आया? हाँ देखिए, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करना है हमें। तो हम लोगों को पहले बोला गया है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ सर लॉज ऑफ मोशन कैसे कंटिन्यू होगा। तो देखिए घबराने वाली बात नहीं है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में। चलिए लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये लॉज ऑफ मोशन एग्जैक्टली हम लोग यूज किस लिए करते हैं। तो लॉज ऑफ मोशन आपको भी पता है हम लोग किस लिए यूज करते हैं। वेरी फर्स्टली, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं और उसका जो मोशन होता है, वो मोशन कुछ लॉज दिए गए हैं, उस मोशन को डिफाइन करने के लिए कुछ लॉज इस्टेब्लिश किए गए हैं। ये आपने बात 9th से पढ़ते हुए आ रहे होंगे आप लोग, 9th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, 11th में पढ़ा होगा। तो ये सब बातें क्या बोलती है कि लॉज ऑफ मोशन इसलिए न्यूटन साहब ने इस्टेब्लिश किया था। किस लिए इस्टेब्लिश किया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम कोई फोर्स लगाते हैं, उससे जो मोशन जनरेट होता है, उस मोशन को हम लोग अलग अलग टॉपिक में डिवाइड करके पढ़ते हैं, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। चलिए यहाँ पे हम आगे बात करते हैं आप लोगों से क्या होता है। तो चलिए लिखिए यहाँ पे। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन दिया हुआ है, तो हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन शुरू करने से पहले आप लोगों को हम थोड़ा बता देना चाहते हैं। क्या ध्यान दीजिएगा, कुछ आप लोगों का बेसिक टर्म होता है, कुछ बेसिक टर्म है जो आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जब आप पढ़िएगा तो इसमें आपको हेल्प करेंगे। तो या तो आप उसको समझ लीजिए, जैसे बेसिक टर्म में पहला टर्म आता है पार्टिकल। क्या होता है? पार्टिकल। पार्टिकल होता है, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। जब ये टर्म्स पढ़ेंगे तो हम उसके बारे में ही डिफाइन करेंगे, किसी पार्टिकल में कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट हैपन किया जाता है। दूसरा हमें पढ़ना होगा इसमें इवेंट। दूसरा क्या पढ़ना पड़ता है? इवेंट। जैसे आप किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं और उसका जिस मोशन, उसमें कुछ मोशन होता है, और वो मोशन हम किसी ना किसी इवेंट में क्या करते हैं, रीड करते हैं। देखते हुएगा आप लोग, सिस्टम। दिस इज अनदर वर्ड ऑफ सिस्टम। एंड द थर्ड वन इज ऑब्जर्वर। क्या होता है? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर यानी कि हम लोग उस सिस्टम के मोशन को क्या करते हैं, रीड करते हैं और उससे कुछ लॉज वगैरह ऑब्जर्व करते हैं या फिर देते हैं, और उसको समझने में हमें हेल्प करता है। तो चलिए इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके डिफाइन करते हैं। पहला आप हेडिंग लगाएंगे पार्टिकल। टेंशन ना लीजिए, आप लोग को बेटर पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। मैं बेसिक इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि कितने बच्चे होंगे यहाँ पे उन लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, और वो कहते हैं कि हाँ सर क्या करें, आगे समझ में नहीं आ रहा है, आगे क्या। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना यहाँ पे। तो चलिए आप लोग सिर्फ हमारे साथ बनते चलिए। आप लोग को एक एक चीज़, कितने लोगों को पार्टिकल बताया नहीं जाता होगा, तो पार्टिकल को डिफाइन करिए। पार्टिकल कुछ नहीं होता है, बस ये एक क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है जिसके पास प्रैक्टिकली ना ही कोई लीनियर डायमेंशन होता है, लेकिन हाँ सिर्फ पोजीशन को शो करता है। क्या करता है? पोजीशन को शो करता है। और इसके मेजरमेंट को, इसका जो भी क्वांटिटी होता है, इसके मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं, बाद में मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे, इट इज जस्ट क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर हैविंग practically no linear dimension, no linear dimension, but possess, देखिए possess क्या करता है, ओनली पोजेस। समझ में आया? देखिए ये क्या होता है, ये होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर। इट इज जस्ट अ क्वांटिटी ऑफ मैटर हैविंग प्रैक्टिकली नो लीनियर डायमेंशन, जिसके पास प्रैक्टिकली ना ही इसके पास लेंथ, हम आप लोग पढ़ते हुए पॉइंट, तो पॉइंट के पास क्या लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है? नहीं होता है, लेकिन वो क्या करता है, वो किसी न किसी दूसरे पॉइंट का पोजीशन शो करता है अपने रिस्पेक्ट में। तो वहीं यहाँ पे क्या होता है, वहीं यहाँ पे हम पढ़ेंगे पार्टिकल। कैमरा में देखिए आपको दिखाई, हाँ चलिए बेटा दिखाई दे रहा है। तो कह रहा है इट इज जस्ट अ क्वांटिटी ऑफ मैटर हैविंग प्रैक्टिकली नो लीनियर डायमेंशन बट पॉजेज ओनली पोजीशन, जो कि पोजीशन शो करता है। समझ में आया? क्या करता है, ये दूसरे पॉइंट का पोजीशन शो करता है, और इसको
जैसे कि हम यहाँ पे लिखें, क्या लिखें, इट इज जस्ट अ क्वांटिटी ऑफ मैटर, तो इसको कहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, मास, इस क्वांटिटी ऑफ मैटर को क्या बोलते हैं यहाँ पे, हेयर। देखिए इसको अलग पेन से लिखते हैं, इसके क्वांटिटी को क्या बोलेंगे हम, मास ऑफ पार्टिकल, क्या बोलते हैं, मास ऑफ पार्टिकल। समझ में आया। जैसे ये जो क्वांटिटी है इसको हम क्या पढ़ते हैं बाद में, मास ऑफ पार्टिकल, तो इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके क्वांटिटी के मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। समझ में आया। और चलिए अगला हम लोग बिना देरी किए लिखते हैं इवेंट। क्या होता है इवेंट, देखिए इवेंट कुछ नहीं होता है, इवेंट क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑकर सडनली और इंस्टेंटेनियसली, मतलब कोई चीज़ जब या तो अचानक से हो रहा है या फिर काफ़ी इंस्टेंट पॉइंट पे। आपने इंस्टेंट वर्ड सुना होगा, जैसे हम लोग कोई भी मोशन को मेजर करते हैं तो कुछ ना कुछ टाइम के रिस्पेक्ट में, मेजरेबल टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं, और उसी मेजरेबल टाइम को अगर हम इंस्टेंटेनियस लेवल पे करते हैं, यानी कि बहुत ही कम टाइम के लिए, एकदम मिली सेकंड के टाइम के लिए करते हैं, तो किसी स्पेस में, तो वहीं जब वो क्या करता है, उसी में उसका पोजीशन और टाइम दोनों शो करता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इवेंट। क्या बोलते हैं, जैसे अब एकदम साफ साफ लैंग्वेज में सुनिए, कोई भी चीज़ होता है जब कोई एकदम से अचानक होता है या फिर एकदम छोटे समय के लिए होता है, क्या होता है, कोई भी चीज़ अचानक होता है या फिर छोटे समय के लिए होता है, किसी पॉइंट पे, क्या होता है, पॉइंट पे, किसी स्पेस में, तो क्या अपना वो अपना पोजीशन और अपना टाइम दोनों शो करता है। जैसे अगर हम इंस्टेंटेनियसली चलते हैं तो छोटे समय के लिए चलते हैं, और उसी का बड़ा रूप जैसे हम इंटीग्रेट करते हैं, सम करते हैं, तो क्या होता है, वो काफ़ी उसका पोजीशन भी शो करता है, उसका टाइम। जैसे देखिए आप इसको कैसे लिखेंगे, एनीथिंग, अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, सॉरी, एनीथिंग दैट अकर्स सडनली, क्या होता है, सडनली, या फिर यहीं लिखें इंस्टेंटेनियसली, क्या होता है, इंस्टेंटेनियसली एट अ पॉइंट, क्या होता है, एट अ पॉइंट। और ये पॉइंट कहाँ लाई करता है, स्पेस में, कहाँ पे, कोई भी पॉइंट आपको पता है कहाँ लाई करता है, स्पेस के बारे में भी हम अब आज चर्चा करेंगे, और उसके बाद आपका न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ाया जाएगा। तो क्या होता है, पॉइंट इन स्पेस, देखिए 10 इट शोज, इवेंट सिस्टम क्या शो करता है, इवेंट, उसका पोजीशन, सो पोजीशन एंड टाइम ऑफ अकरेंस, क्या बताता है, टाइम। और आपको पता है ये पोजीशन और टाइम जब होता है तो इसको अनदर वर्ड में क्या बोलते हैं, मोशन ऑफ पार्टिकल। समझ में आया। चलिए अरे एकदम बेसिक से लेके चलेंगे, आप लोग चिंता क्यों कर रहे हैं, मोशन ऑफ पार्टिकल, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ देखिए जिनको भी यहाँ पे समझ में आ रहा है। चलिए तो इवेंट आपने समझ लिया, कोई भी चीज़ जब एकदम अचानक होता है या इंस्टेंटेनियस होता है किसी भी पॉइंट पर, और वो पॉइंट का लाई करता है स्पेस में, तो वो इवेंट आपका क्या बताएगा, उस पार्टिकल का पोजीशन बताएगा या फिर उसका टाइम, जिस टाइम में वो मोशन हैपन हो रहा है। समझ में आया। चलिए तीसरा है आपका लास्ट, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स का, क्या होता है, ऑब्जर्वर। क्या होता है, ऑब्जर्वर। देखिए ऑब्जर्वर क्या होता है, ऑब्जर्वर कुछ नहीं होता है, वैसे ऑब्जेक्ट होते हैं या फिर वो इक्विपमेंट, या फिर मान लिया हम ही हैं कोई ऑब्जर्वर, ठीक है, किसी सिस्टम को अगर हम पढ़, सपोज दैट आई एम अ पर्सन जो कि किसी सिस्टम को क्या कर रहा है, रीड कर रहा है, तो उस सिस्टम को क्या बताएगा, वो आपको बताएगा। जैसे हम इस सिस्टम, पूरे सिस्टम को रीड कर रहे हैं और ये आपको हम समझा रहे हैं, तो हम क्या हुए, ऑब्जर्वर हुए, जो आपको इस पूरे एक्सपेरिमेंट को क्या कर रहे हैं, रीड करके बता रहे हैं, तो वो वही होता है। जैसे इसको अनदर एग्जाम्पल में लिख लीजिए, अ पर्सन और इक्विपमेंट, क्या, अ पर्सन और इक्विपमेंट। देखिए यहाँ ये कुछ नहीं होता है, एक पर्सन और इक्विपमेंट होता है जो कि दैट लोकेट, और क्या करते हैं, रीड द एक्सपेरिमेंट एंड इंटरप्रेट एन इवेंट। क्या होता है, देखिए इंटरप्रेट का यहाँ अनदर मतलब होता है हेल्प टू अंडरस्टैंड। क्या होता है, हेल्प टू अंडरस्टैंड, मतलब आपको समझने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। यहाँ पे अंडरस्टैंड होगा, हेल्प देम टू अंडरस्टैंड। देखिए ऑब्जर्वर क्या होता है, एक पर्सन होंगे या फिर कोई इक्विपमेंट होंगे जो क्या करते हैं, किसी भी पोजीशन को लोकेट करते हैं। नहीं दिखाई दे रहा है तो चलिए कोई बात नहीं, जो क्या होता है, यहाँ पे कैमरा में नहीं दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे। चलिए और नीचे यहाँ तक तो दिख ही जाना चाहिए। क्या होता है, एक पर्सन होता है या फिर कोई इक्विपमेंट होता है जो क्या करते हैं, लोकेट करते हैं और रीड करते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट को जो कि ऑब्जर्वर बताता है। समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसे लॉज ऑफ मोशन आपने ये देख लिया, पार्टिकल समझ लिया, इवेंट समझ लिया और ऑब्जर्वर भी समझ लिया, ये सब कुछ आपके बेसिक टर्म्स थे। आगे हम लोग देखते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन।
तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन शुरू करने से पहले हम आपको बताते हैं ये लॉज ऑफ मोशन होता क्यों है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम कोई फोर्स लगाते हैं, क्या लगाते हैं, जब फोर्स लगाते हैं तो जो मोशन शो करता है उस मोशन को हम लोग किसी न किसी लॉज में डिवाइड करके रीड करते हैं और पढ़ते हैं। तो ये हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे फोर्स के बारे में। एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको फोर्स के बारे में मैं बता देता हूँ, लिखवाऊंगा नहीं, बस बता देता हूँ। देखिए हिस्ट्री है, ये फोर्स का हिस्ट्री है। जब हमारे सामने हमारे पूरे इस वर्ल्ड को फोर्स किसने पहली बार इंट्रोड्यूस किया, तो ये काफ़ी पहली और पुरानी बात है। हालांकि हम सब जानते हैं जो कि हमारा फोर्स का कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा एक्सप्लेन किया गया था, न्यूटन सर के द्वारा। और न्यूटन सर ने ही क्या दिया था, पूरे लॉज ऑफ मोशन दिए थे हम लोग को। तो लेकिन उनसे भी पहले कुछ लोग थे जिन्होंने फोर्स को इंट्रोड्यूस करना चाहा। जैसे कि सबसे पहले आए थे अरिस्टोटल साहब। कब आए थे? अरिस्टोटल साहब 342 BC के अप्रॉक्स में वो आए थे। उन्होंने ये बात कही थी कि जो भी कांस्टेंट फोर्स होता है, अगर हम किसी बॉडी पे अप्लाई करते हैं तो उसे वो किस चीज़ में रखता है, मोशन में रखता है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, जो कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी होता है। वो भी वेलोसिटी भी क्या होता है, उसमें कांस्टेंट होता है। मतलब अगर हम किसी बॉडी पे, अरिस्टोटल साहब कहते हैं, किसी बॉडी पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी किस में हो जाएगा, मोशन में चले जाएगा। आपको भी पता है हम किसी बॉडी पे क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो वो बॉडी किस में चले जाता है, मोशन में चले जाता है। और मोशन में चले जाने के बाद वो क्या करता है, वो बॉडी वेलोसिटी गेन कर लेता है। और वेलोसिटी कैसा करता है, देखिए अरिस्टोटल, वो वेलोसिटी कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। इन्होंने कहा था अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं तो ये किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। समझ में आया, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। चलिए ये पहली बार सर ने बताया था 342 BC के अप्रॉक्स में। समझ में आया। चलिए दूसरे साइंटिस्ट सर आए, जब इन्होंने आर्किमिडीज सर ने ये बात बोली, उसके बाद इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। और हालांकि सर ने बोला और उसके बाद में इन्होंने अपना अलग डेंसिटीज वगैरह का फॉर्मूला यहाँ पे बताना शुरू कर दिया। उसके बाद आए सर गैलीलियो इज़ अ वेरी, मतलब गैलीलियो वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। आपको भी पता है, आप लोग भी पढ़े होंगे। गैलीलियो सर आए थे यहाँ पे। तो गैलीलियो सर कब आए थे, जबकि ये आए थे 1561 के अप्रॉक्स में। कब आए थे, 1561 AD। कब आए थे, 1561 AD। इन्होंने कहा था कि अगर हम किसी भी बॉडी पे अगर उसको मूव कराना चाहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो कोई फोर्स, अगर कोई बॉडी मोशन में है, किस में है, मोशन में है, और उसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, मतलब वो पहले से ही किस में है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, और कोई बॉडी मोशन में है, तो उसको कोई फोर्स की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे एक बस है, सपोज दैट दिस इज अ बस। ड्राइंग पे कोई लाफ नहीं करेगा, ये मेरा ड्राइंग ठीक है। तो ये किस में है, कुछ मोशन में है, और वो भी मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। कैसा है, यूनिफॉर्म है, मतलब समान चल रहा है। तो इस पर किसी भी फोर्स, अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स नेसेसरी नहीं होगा, वो फोर्स हम उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे। मतलब कोई भी बॉडी है अगर वो मोशन में है और वो भी मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है, तो उस पर कोई फोर्स हम नहीं लगाएंगे। समझ में आया। इस पर भी किसी साइंटिस्ट ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने ये बात कही लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर आए न्यूटन सर, हमारे द ग्रेट न्यूटन सर। आपको भी पता होगा न्यूटन सर, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। ये कब आए थे, 1642 से 17, इनका 27, यहीं इसी के बीच में इन्होंने ये बात स्टेट किया था। इन्होंने, ये पहले पर्सन थे जिन्होंने क्या बताया था, स्टेट ऑफ रेस्ट, इसको इंट्रोड्यूस कराया था। और क्या बताया था, एक और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, इसको एक्सप्लेन किया था पूरे सोसाइटी में। समझ में आया। ये पहले पर्सन थे जो इन लोगों को बताया था स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। और इन सब के रिगार्डिंग इन्होंने लॉज भी दिया, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। समझ में आया, यही बात है। और ये तो अब हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आप लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पर। न्यूटन्स, सॉरी नहीं पढ़े हैं अभी, मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को अभी जस्ट। तो न्यूटन्स लॉ यहाँ समझ गया, न्यूटन्स कौन। इसके बाद में न्यूटन साहब ने एक्सप्लेन किया था फोर्स को बहुत बढ़िया तरह से। और ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ फोर्स के अलावा स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को भी डिफाइन किया था, और इसके रिगार्डिंग कुछ लॉज भी लोगों को दिए थे। समझ में आया। चलिए अगला पढ़ते हैं। यहाँ पे न्यूटन सर ने एक लॉज देने से पहले कुछ नोशंस दिए थे। क्या दिए थे, नोशंस। अब सर नोशन क्या होता है, सर नोशन कुछ नहीं होता है, आइडिया होता है। क्या होता है, आइडिया। ये किन्होंने दिया था, न्यूटन सर ने ही दिया था। लॉज ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करने से पहले ये काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हमें समझना होगा, जो किसके रिगार्डिंग में रहता है, नोशंस ऑफ स्पेस। इसको क्या बोलते हैं, न्यूटन्स नोशन ऑफ स्पेस। समझ में आया, क्या बोलते हैं, न्यूटन्स नोशन ऑफ स्पेस। चलिए इन्होंने पहली बात ये कही थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो अपना कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है नेचर में, तो उसको किसी भी एक्सटर्नल थिंग से जोड़ना, ये क्या होता है, काफ़ी गलत बात होगी। मतलब कोई रिलेशन हम उसमें इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। अगर रिलेशन इस्टेब्लिश भी करना है तो उसमें हमें उसके बेसिक स्पेस और टाइम को रीड करना पड़ेगा। मतलब क्या है, तो इन्होंने इस स्पेस और टाइम को रीड करने के लिए स्पेस के बारे में कुछ बातें कही थी। देखिए पहली बात इन्होंने कही थी
स्पेस इज थ्री डायमेंशनल, क्या बोले थे, स्पेस इज थ्री डायमेंशनल। समझ में आया क्या होता है स्पेस, थ्री डायमेंशनल होता है, समझ में आया। ये क्लासिकल, जब आप क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ेंगे, ये मेन बात किसकी हो रही है, क्लासिकल मैकेनिक्स, उसमें जो ये बातें न्यूटन्स के अकॉर्डिंग क्या क्या है स्पेस को लेकर, तो यही स्पेस क्या है, थ्री डायमेंशनल है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई बॉडी है, क्या है, बॉडी है, ठीक है, ये किस में है, किसी न किसी, ये कोई बॉडी है, अगर ये किसी स्पेस में है, लाइज इन अ स्पेस, स्पेस, ठीक है, तो कह रहा है कि अगर ये किसी स्पेस में है तो क्या होगा कि इसके पास इसके पोजीशन को बताने के लिए, उस स्पेस में इसके पोजीशन को शो करने के लिए, वी हैव टू शो इट्स पोजीशन, देन वी हैव रिक्वायर्ड अबाउट इट्स लेंथ। देखिए यहाँ पर, तो इस क्या रिक्वायर्ड होगा, लेंथ रिक्वायर्ड होगा, क्या रिक्वायर्ड होगा, लेंथ, एंड इसका एक और होता है हमारा इसका ब्रेड्थ रिक्वायर्ड होगा, क्या रिक्वायर्ड होगा, ब्रेड्थ, एंड तीसरा इसकी हाइट, क्या रिक्वायरमेंट होती है, हाइट रिक्वायरमेंट होती है। समझ में आया? मतलब कोई भी अगर बॉडी है, अगर उसका हमें पोजीशन बताना है, क्या बताना है, पोजीशन बताना है, इसके अकॉर्डिंग न्यूटन स्पेस क्या होता है, थ्री डायमेंशनल होता है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हमें बताना है किसी बॉडी का जो स्पेस में लाई कर रहा है उसका पोजीशन बताना है, तो हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, लेंथ, ब्रेथ और हाइट की। इसका मतलब देखिए यहाँ पे, दस स्पेस इज थ्री डायमेंशनल, इसी का मतलब होता है स्पेस क्या है, थ्री डायमेंशनल। समझ में आया? चलिए, क्या होता है स्पेस, थ्री डायमेंशनल होता है। यही एक बात होती है जिससे अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट थ्योरी, अब स्पेस को किस में पढ़ते हैं, लेटेस्ट जो थ्योरी होती है, लेटेस्ट थ्योरी क्या कहती है, पोजीशन हम किसी पार्टिकल का अगर हम बताते हैं, क्या पोजीशन बताते हैं हम, पोजीशन, वी हैव टू शो द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, रिक्वायर्ड थिंग्स क्या क्या होती हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट, और आर, थीटा और फाई, ये सब रिक्वायर्ड थिंग्स होते हैं, जैसे कि आप लोग स्पेस को पढ़ते हैं। इसीलिए स्पेस क्या होता है, थ्री डायमेंशनल होता है, दैट इज एक्स, वाई और जेड। समझ में आया? चलिए, ये इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ये आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। समझ में आया? चलिए, क्या होता है थ्री डायमेंशनल, कोई भी बॉडी है जो कि स्पेस में है, अगर उसके पोजीशन को शो करना है तो हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता होगी, लेंथ की, ब्रेथ की, हाइट की। तो इन्हीं तीन पॉइंट को देखते हुए स्पेस को क्या बोला जाता है, स्पेस क्या होता है, थ्री डायमेंशनल होता है। मतलब अगर मैकेनिक्स को हमें पढ़ना है, देखिए मैकेनिक्स को अगर हमें पढ़ना है तो हमारा फंडामेंटल स्टडी क्या होना चाहिए, इसके लिए वेरी फर्स्ट स्पेस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्पेस एंड टाइम, क्या होता है, टाइम। समझ में आया? चलिए, अगर हमें मैकेनिक्स पढ़ना है तो हमारा फंडामेंटल स्टडी क्या होना चाहिए, स्पेस और टाइम। इसका मतलब मैकेनिक्स रिलेट किससे करता है, स्पेस और टाइम से। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग, क्या होगा। दूसरी बात इन्होंने कही थी स्पेस के बारे में, स्पेस क्या होता है, फ्लैट होता है, क्या होता है, स्पेस इज फ्लैट, क्या होता है, स्पेस क्या होता है, फ्लैट होता है। समझ में आया? स्पेस क्या होता है, फ्लैट। मतलब इसका मतलब ये है कि किसी दो पॉइंट के बीच में, इनको किसी दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, क्या होता है इसका, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। समझ में आया? स्पेस फ्लैट है, इसका मतलब क्या होगा, अगर हम कोई दो पॉइंट सपोज करते हैं तो वो दोनों आपस में क्या होंगे, स्ट्रेट लाइन होंगे, उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। और अगर हम कोई तीन पॉइंट सपोज करते हैं, इफ़ वी टेक थ्री पॉइंट्स, और उसको जब हम मिलाते हैं तो वो क्या फॉर्म करता है, ट्रायंगल फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है, ट्रायंगल। और इनके तीनों एंगल्स का सम ऑफ देयर एंगल्स इज इक्वल्स टू पाई, क्या होता है, पाई। समझ में आया? यही बात इन्होंने स्पेस के बारे में कही थी। लेकिन लेटेस्ट थ्योरी क्या कहती है, इसमें भी लेटेस्ट थ्योरी है, ये सब क्लासिकल बातें हैं, लेकिन लेटेस्ट थ्योरी क्या कहती है, लेटेस्ट थ्योरी क्या आपकी कहती है कि स्पेस कहीं ना कहीं क्या है, कर्व्ड है, स्पेस इज नॉट एग्जैक्टली, मतलब स्पेस इज नॉट एग्जैक्टली फ्लैट, इट इज समवेयर, कर्व्ड, क्या है, कर्व्ड। मतलब कहीं ना कहीं ये क्या है, कर्व्ड है, थोड़ा बहुत एक इंस्टेंटेनियस लेवल पे क्या है, ये कर्व है। देखिए यहाँ पे, हाँ कैमरा में अब दिखाई दे रहा है, ये क्या है, कर्व है। लेकिन जब हम स्टडी करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स की, बट वेन वी स्टडी अबाउट
क्लासिकल मैकेनिक्स वी नेग्लेक्ट दैट कर्वनेस, हम उस कर्वनेस को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करके चलते हैं। समझ में आया। एंड सपोज द स्पेस इज व्हाट, फ्लैट, और इसलिए हम क्या समझ लेते हैं, वो स्पेस क्या है, फ्लैट है। समझ में आया। चलिए अगला हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ ध्यान देंगे। अगला आपका कहता है स्पेस क्या है, तीसरा, जल्दी जल्दी करते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आज दिखा देंगे। देखिए अगला क्या है, स्पेस क्या होता है, स्पेस इज होमोजेनियस, क्या है, होमोजेनियस, समझ में आया। चलिए इसका मतलब क्या होता है, मेन रीजन देखिए, होमोजेनियस कहने का मतलब हुआ, अगर हम ये स्पेस का क्या है, इसको सीधा हम वर्डिंग में ही लिखा देते हैं, आपको दिखाई दे रहा है कैमरा में, हाँ ठीक है। देखिए स्पेस क्या है, स्पेस इज एवरीवेयर, मतलब कहीं भी स्पेस में आप कहीं भी ट्रैवल करिए, क्या है, सेम, एवरीवेयर अलाइक, मतलब स्पेस इज एवरीवेयर क्या है, अलाइक, मतलब एकदम सेम है। इसको अगर आप वर्डिंग में लिखना चाहें एक सेंस में तो क्या लिखेंगे, आइए देखते हैं। होमोजेनिटी क्या है, होमोजेनिटी का मतलब वही एकदम अलाइक पोजीशन, होमोजेनिटी। और फ्री स्पेस इज ट्रांसलेशनल का मतलब आपको भी पता होगा, लीनियर मोशन में ट्रेवल करना हो क्या होता है, ट्रांसलेशनल होता है। समझ में आया। ट्रांसलेशनल इन्वेरियंस ऑफ इट्स प्रॉपर्टी, क्या होता है, अपना प्रॉपर्टी का क्या होता है, वो ट्रांसलेशनल इन्वेरियंस होता है। समझ में आया। क्या होता है, वो ट्रांसलेशनल इन्वेरियंस होता है। मतलब अगर हम देखिए, दैट इज सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे बोलें, अगर देखिए यहाँ पे जैसे कह रहा ट्रांसलेशन इन्वेरियंस का मतलब होता है वहीं जो कि हम एक लीनियर मोशन में ट्रैवल करते हैं, वो क्या होता है, उसी को बोलते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले, देखिए द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट, नहीं बोली, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट अल्टर्ड मतलब ये क्या होता है, ये नहीं अल्टर्ड नहीं होता है, ये क्या होता है, मतलब कोई भी यहाँ पे द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट अल्टर्ड ड्यू टू, मतलब यहाँ पे ऐसे इसको सॉरी, ड्यू टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, ड्यू टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट अल्टर्ड ड्यू टू द लीनियर डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ में आया। कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब यहाँ देखिए, ये हम कोऑर्डिनेट सिस्टम सपोज करिए, ठीक है, एक्स वाई और जेड। अगर हम इसको डिस्प्लेस करते हैं स्पेस में, तो इसको कहाँ ला दिए, यहाँ पर। तो इसमें अगर हम कोई ऑब्जेक्ट का अगर हम पोजीशन पता करेंगे, जैसे ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन यहाँ पे है पी, तो यहाँ पे भी क्या होगा, पी ही होगा, ये कोई आपका अल्टर नहीं होगा। समझ में आया। जो पोजीशन होगा वही पोजीशन क्या होगा, गेन किए हुए रहेगा। ठीक है, समझ में आया। और यहाँ पे चौथी बात ये कहते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखिए स्पेस क्या होता है, स्पेस इज आइसोट्रॉपिक, क्या होता है, स्पेस आइसोट्रॉपिक होता है। मतलब अगर हम, ये हमारा सिस्टम हो गया, इसको क्या कर रहे हैं, लीनियर डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं। अगर हम इसको रोटेट करते हैं, क्या करते हैं, रोटेट करते हैं इसी सिस्टम को, ये कैसे हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। इसको हम रोटेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो इस पर भी इज़ नॉट अल्टर्ड समझ में। ये भी हमारा क्या होगा, अल्टर्ड नहीं होगा। मतलब इसका भी जो भी हमारा एक्सपेरिमेंट वगैरह है वो भी अल्टर हमारा नहीं होगा। समझ में आया। चलिए यही हमारा आइसोट्रॉपिक और होमोजेनिटी में डिफरेंस। इसमें क्या होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, और इसमें क्या होता है, रोटेट करता है बॉडी, क्या करता है, रोटेट करता है। समझ में। चलिए अब अगला हमारा हेडिंग लगाना है, जिसके लिए हम लोगों ने मोस्ट वेट किया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा वेट किया हुआ है, लॉज ऑफ मोशन के लिए। किसके लिए कि सर लॉज ऑफ मोशन कब आएगा। आप उसी टाइम से 3 क्लासेस में क्या कर रहे हैं, सिर्फ
हम लोग को इंट्रोडक्शन ही दे रहे हैं, तो हमारा लॉज ऑफ मोशन कब आएगा। तो लीजिए भैया, अब आप लोग भी दुखी क्यों रहेंगे। पहला फर्स्ट लॉ लगाइए, हेडिंग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या होगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। चलिए लिखिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग देखिए, कोई भी बॉडी का स्टेट ऑफ रेस्ट लिखिए यहाँ पे, क्या बोल लिखे यहाँ पे, हाँ इतना ना आज मतलब इंट्रोडक्शन करा दिए कि क्या लिखे आगे। तो इसलिए आप लोग क्या करते हैं, मतलब एकदम कुछ भी जो रहता है, मतलब एक बॉडी पे मतलब ऐसे कुछ भी लिखना होता है। तो आज थोड़ा सा सिस्टम मेरा भी हिला हुआ है। तो चलिए आज का क्लास थोड़ा जल्दी से लिखवा के, और आप लोगों का क्या लॉज ऑफ मोशन समझा के कल समझाएंगे लॉज ऑफ मोशन, आज थोड़ा बस लिखवा देते हैं जो भी है आप लोगों का। चलिए कह रहा है, इफ़ अ बॉडी इज इन uniform motion will continues to be in motion। क्या होगा, वो क्या होगा, वो मोशन में ही रहेगा, समझ में आया। एंड इफ दैट बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट will continues to be in rest will continues to be in rest for infinite time। क्या होगा, for infinite time until any external force। अरे मैं लैंग्वेज में ही ऐसे लिखवा रहा हूँ कि आप लोगों को पूरा याद हो जाए। until any external force acts on it। क्या होता है कि मतलब कोई भी, जैसे कोई भी बॉडी है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इफ़ अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन विल कंटिन्यूज टू बी इन मोशन एंड इफ दैट बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट विल कंटिन्यूज टू बी इन रेस्ट फॉर अ इनफाइनाइट टाइम अंटिल एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। ये पहला क्या है आप लोग का, ये पहला लॉ है। और सेकंड लॉ क्या होता है, देखिए यहाँ पर न्यूटन्स सेकेंड लॉ। क्या होगा, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, देखिए आपको भी पता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या होता है, मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। क्या होता है, फोर्स एंड देखिए यहाँ पे टेक्स प्लेस इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या होगा, वो क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ। जैसे कि जो भी मोमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपको पता है, मोमेंटम क्या होता है, एम इंटू भी, मास इंटू वेलोसिटी। समझ में आया, क्या होता है मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो इसका रेट ऑफ चेंज दैट इज जो फोर्स होगा मोमेंटम के माइनस एम यू, मतलब इसके रेट के चेंज। रेट क्या होता है, रेट भी कल डिफाइन करते हैं, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। समझ में आया। और किसके डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में लाई करेंगे, फोर्स के डायरेक्शन, किसके डायरेक्शन में, अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन। समझ में आया। थर्ड लॉ लिखेंगे, इन सारे लॉज को मैं कल डिफाइन करूँगा, आज ज़्यादा लेंथी क्लास हो गया। देखिए लिखिए यहाँ पे, रेड पेन से लिखो नहीं ब्लू पेन से। तो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या होता है, कोई भी है क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई भी एक्शन करेंगे हम किसी बॉडी पे तो उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। इसको हम कल डिफाइन करते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, और जो भी है गुड बाय। और बाकी आप क्लास से जुड़े रहेंगे, ये मत समझेंगे कि सर ऐसे पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, समझाएंगे या नहीं। कल मैं समझाता हूँ, आज काफ़ी लंबा क्लास चला है और ये आपका बीएससी फर्स्ट ईयर है, सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाएगा, इसकी कोई चिंता मत करेंगे आप लोग। और कल हम इसका जो भी है आपका पूरा एक्सटेंडेड वे में समझाते हैं कल, एग्जाम्पल वगैरह लेके। और अभी तक हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, थैंक यू, दिल से शुक्रिया। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय।
और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए काफ़ी बढ़िया। जो भी लोग हैं यहाँ पे, इसके लिए मेरा नाम उत्सव है, उत्सव कुमार। सो इसी के लिए उत्सव फिजिक्स आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे जो भी मैं क्लास की वीडियोज अपलोड करूँगा या किसी भी चीज़ की, अभी सिर्फ बीएससी फर्स्ट ईयर का है, मैं साथ साथ सोच रहा हूँ 10th और 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ मतलब क्रैश कोर्स वगैरह का स्टार्ट करूँ इसी। तो ठीक है, अभी के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। तो देखिए, और जिनको नहीं समझ में आया, पिछले लेक्चर्स वगैरह 2 लेक्चर्स अपलोड किए गए, उन लेक्चर्स को जाके देखेंगे। ये आपका लेक्चर 3 था। तो थैंक यू वेरी मच टू बी विथ मी एंड सी यू सून। बाय बाय।